इसमें हमने बात की है कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जिसमें कि दो तरह के कंट्रोल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है ग्रेविटी कंट्रोल और दूसरा होता है स्प्रिंग कंट्रोल। तो सबसे पहले आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ किया जाएगा टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क, और स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स का यूज़ किया जाएगा टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें हम कंट्रोल वेट का एग्जांपल लेकर के ग्रेविटी कंट्रोल को समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए एक पॉइंटर है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, और वो स्पिंडल्स के साथ अटैच है, और स्पिंडल के साथ दो आर्म बने हुए हैं, एक में बैलेंस वेट लगा हुआ है और एक में कंट्रोल वेट लगा हुआ है। तो ये जो कंट्रोल वेट है इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये कंट्रोल वेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल ले लेते हैं। कंट्रोल वेट जो होता है आपका इस तरह से डायग्राम है, और यहाँ पर उसको सिचुएट किया गया है, और ये देखा जा रहा है कि इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है। तो W फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू होती है m/g। तो यहाँ पे जो मास है आपका वो स्मॉल m से दिखाया गया है और स्मॉल g से ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाया गया है। अब ये जो फोर्स है ये दो भाग में रिजॉल्व हो जाता है, W cos थीटा और W sin थीटा। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है W sin थीटा, क्योंकि यही फोर्स क्या करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करता है। अब जो स्मॉल जो वेट है आपका, ये सर्कल जो है ये स्पिंडल से कितना दूर है, क्या डिस्टेंस है, वो है L। तो जब आपका कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला देखेंगे तो कोई भी टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस क्या है। फोर्स क्या है आपका W sin थीटा। एक्चुअली ये क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F/d, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क है उसको हम इससे रिलेट कर रहे हैं कि फोर्स है और डिस्टेंस है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी होता है टॉर्क। तो फोर्स जो लग रहा है आपका W sin थीटा है, क्योंकि यही फोर्स इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है उसके अपोज में काम करता है। और जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल l। तो अब यहाँ पे आगे सॉल्व किए तो WL आ गया। अब WL क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट है, तो उसको हमने kg मान लिया है। और जब अपन ये कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो आ जाता है साइन थीटा। इसका मतलब कि ग्रेविटी कंट्रोल का यूज़ करके अगर हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क की जो वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन एंगल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, और जितना कम आपका डिफ्लेक्शन होगा उतना ही कम क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। तो आप अगर अच्छे से इसको देखें और समझें तो इस आपको समझ में आएगा कि जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंटर में उतना ही ज़्यादा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ेगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद एक और जो अपना नेक्स्ट टाइप है वो है स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसमें एक हेयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है जो कि मूविंग सिस्टम के साथ अटैच होता है, ठीक है। एक हेयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है जो डायरेक्टली मूविंग सिस्टम के साथ अटैच होता है। लेकिन इससे पहले, इसको समझाने से पहले मैं इसका एक डायग्राम लेता हूँ, जैसा कि हमने ग्रेविटी कंट्रोल में भी लिया था। तो चलिए एक हम डायग्राम नेट से ले लेते हैं क्योंकि वो आसान पड़ेगा हमको फटाफट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक
स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम ले लिया है, तो ये आपके पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर है, और ये अटैच्ड है एक स्पिंडल से। तो आपको यहाँ पे स्पिंडल भी नज़र आ रहा होगा, ये आपका स्पिंडल है, ये जो रॉड है पूरी, और ये जो टिप है उसको हम पाइवट बोलते हैं। तो ये टिप क्या है आपकी, पाइवट है, और ये जो नीचे है ये क्या है, ज्वेल है। ये एक टाइप ऑफ सपोर्ट है जो हमने पहले भी पढ़ा है। अब इसमें स्प्रिंग कौन सा है, तो ये आपको स्प्रिंग दिखाया जा रहा है, ये स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है। तो ये क्या है, हेयर स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में आपको पता होगा कि स्प्रिंग का नेचर होता है कि वो क्या करता है, अगर उस पर हम फोर्स लगाएं तो वो भी हम पर फोर्स लगाता है। ठीक है, जल्दी से डिफॉर्म नहीं होता। तो स्प्रिंग का ये अपना एडवांटेज हमको पता है। तो अभी इसमें जो यूज़ हो रहा है वो है फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। इसमें जो यूज़ हुआ है वो कैसा यूज़ हुआ है, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग यूज़ हुआ है। तो आप ये नाम नोट कर लीजिए, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। तो इस तरीके का कंट्रोल सिस्टम भी यूज़ किया जाता है। चलिए थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। इसके ऊपर लिखते हैं स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो कुछ रिक्वायरमेंट आती है इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग की। वो रिक्वायरमेंट हमको पता होनी चाहिए, उसके बिना हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप लोग रिक्वायरमेंट्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है दे शुड बी नॉन मैग्नेटिक। ये नोट करते जाइए, दे शुड बी नॉन मैग्नेटिक। देखिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है टोटली मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर अपन स्प्रिंग को भी मैग्नेटिक यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी और प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो स्प्रिंग होंगे वो कैसे होने चाहिए, शुड बी नॉन मैग्नेटिक। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इट इज़ दे शुड बी प्रूफ फ्रॉम मैकेनिकल फैटिग। मतलब मैकेनिकली उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, वो जल्दी से टूटे ना, है ना। सो दे शुड बी, नोट डाउन, दे शुड बी प्रूफ फ्रॉम मैकेनिकल फैटिग। ओके। अब इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब स्प्रिंग को यूज़ किया जाता है करंट इनपुट करने के लिए और करंट को आउटपुट करने के लिए, तो उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, स्प्रिंग का रेजिस्टेंस। तो मतलब स्प्रिंग का जब रेजिस्टेंस हम कम रखना चाहेंगे तो उसका जो स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होना चाहिए, है ना, इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जो भी करंट है उसको वो क्या कर सके, पास कर सके प्रॉपरली बिना ख़राब हुए। और उसमें स्प्रिंग में जब क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो क्या होता है जब किसी वायर से या किसी मेटल से करंट फ्लो होता है तो एक्चुअल में वो हीट हो जाता है, वो करंट या वो कंडक्टर क्या होता है, हीट अप हो जाता है। तो स्प्रिंग से जब करंट फ्लो होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके का होना चाहिए जो स्प्रिंग को बनाएंगे, जिस भी मटेरियल से हम स्प्रिंग बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी से गर्म भी ना हो, और अगर गर्म होता भी है तो उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। मतलब उसके स्प्रिंग के रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा टाइप का यूज़ करते हैं जिसमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट बहुत ही लो हो। तो इसका नोट भी आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो भी बन रहा है और पीडीएफ भी मिलेगा, मैं आप लोग को बस डरा रहा था ताकि आप लोग फोकस करो, ठीक है। तो
यहाँ पर देखिए आप थर्ड जो है इसको भी नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर springs are used to lead current into moving system, they should have a small resistance. They should have a small resistance. नाउ स्मॉल रेजिस्टेंस है और क्या होना चाहिए, दे शुड हैव वेरी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स है दे आर वेरी इसेंशियल। सो अब किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो वो मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंग हम बना रहे हैं स्प्रिंग कंट्रोल के लिए, तो उसमें किस तरह के मटेरियल का यूज़ करेंगे ताकि ये सब जो रिक्वायरमेंट्स है ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सकें। तो इसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ, उसमें से 2-3 आप याद रखिएगा। सिलिकॉन ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन ब्रॉन्ज। और किसका यूज़ कर सकते हैं, हार्ड रोल्ड सिल्वर या कॉपर का यूज़ कर सकते हैं, हार्ड रोल्ड सिल्वर या कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जितने महंगे मटेरियल यूज़ करेंगे उतना ही कॉस्ट बढ़ जाता है इंस्ट्रूमेंट का, और जितने अच्छे मटेरियल यूज़ करते हैं उतना ही एक्यूरेसी मिलता है, उतना ही सही रिज़ल्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट देता है। चलिए, तो काफ़ी मैंने नाम आपको बता दिए हैं, जर्मन सिल्वर भी यूज़ होता है यहाँ पे। तो इस तरीके के मटेरियल को यूज़ किया जाता है ताकि हमको लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मिल सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैट स्पायरल स्प्रिंग के बारे में। तो मैं डायरेक्टली आपको फार्मूला बताता हूँ क्योंकि उसका भी डेरिवेशन बताना थोड़ा सा टाइम लिमिट में पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको मैं जस्ट एक फार्मूला इसका बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काम आता है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। कैपिटल E स्मॉल b टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12L इंटू थीटा, इतना न्यूटन मीटर होता है इसका टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क जो स्प्रिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू ईबी टी क्यूब 12L इंटू थीटा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि E क्या है, B क्या है, T क्या है, और L तो आप समझ गए होंगे, लेंथ है स्प्रिंग की, स्प्रिंग में जो वायर यूज़ है उसकी लेंथ है। लेकिन थीटा क्या है, थीटा को भी पता होगा आपको, एंगुलर डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन एंगल है थीटा। तो E क्या है, B क्या है, T क्या है और L क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। और स्प्रिंग के लिए और यूज़ किया जाता है एक फार्मूला, TC इज इक्वल टू K थीटा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो K होता है ना, इसकी वैल्यू इस कांस्टेंट्स के बराबर होती है, जिसमें आपका है EB टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12L। तो ये सब एक कांस्टेंट है, ये बदलते नहीं हैं। तो चलिए एक बार आपका फार्मूला देख लेते हैं। तो मैंने फार्मूला बताया TC इज इक्वल टू EB टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12L थीटा न्यूटन मीटर। अब इसमें जो E है
स्टूडेंट्स, ये है आपका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए आपका जो मटेरियल है वो क्या है, इलास्टिक मटेरियल है, क्योंकि उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो वो फिर से अपने आप स्ट्रेच होता है, तो उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। तो उसमें ई जो होता है ये क्या बताता है, यंग मॉड्यूलस है, ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या आप लिख सकते हैं स्प्रिंग मटेरियल। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद सेकंड टर्म है स्मॉल बी। तो स्मॉल बी क्या है आपका, स्मॉल बी है विड्थ ऑफ स्प्रिंग, विड्थ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो अगर आप लोग विड्थ ऑफ स्प्रिंग ना समझ पाए तो क्या होगा फिर, चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक स्प्रिंग का डायग्राम लेकर के, ये सर्कुलर है अंदर इस तरीके से, ये ऐसा बनता है, और इस तरीके से हम एक और इसमें लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सर्कल बना रहा हूँ मैं इस तरीके का स्प्रिंग के लिए, ये, और इसी के साथ पैरेलल में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका स्प्रिंग होगा। इसको मैं और एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाता हूँ, ये आपका आ गया स्प्रिंग, और इसमें ऐसा इसको क्लोज करते हैं। तो ये जो है आपका इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं स्मॉल टी, ये होता है आपका थिकनेस। ठीक है, और ये जो लेंथ आ रहा है इसका, ठीक है, ये जो लेंथ आ रहा है इसको ऐसे बोलना चाहिए ये, तो ये इन दोनों के बीच का जो वो है डिस्टेंस है, ये आपका है बी, इसको बोलते हैं विड्थ, ये विड्थ ऑफ स्प्रिंग है। तो आपको ये समझ में आया होगा टी और बी। सो टी इज़ द थिकनेस ऑफ स्प्रिंग, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, ये सब मीटर में होंगे। ठीक है, लाइकवाइज एल क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, मीटर में होगा, और साथ में थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ या एंगुलर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को बता रहा है। ये किस में होगा आपका, यूनिट बताइए, रेडियन में होता है एंगल। ठीक है, अब क्या लेंगे आप, टी सी इक्वल टू, ये जो है इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट के, और बचा क्या, थीटा। तो अगर आप के हटाएं तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा, मतलब जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिफ्लेक्शन के, जबकि ग्रेविटी कंट्रोल में क्या हो रहा था, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा, दैट इज़ साइन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ थीटा है। सो ये है, और जो ये के होता है ना, के की वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी ई बी टी क्यूब डिवाइड बाई 12L, और इसका नाम क्या लेते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। कई नाम है इसके, इसको ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल कांस्टेंट। ठीक है, मैं सिर्फ कंट्रोल लिखता हूँ, आप लोग आगे भी लिख लेना, कंट्रोल कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं, टॉर्जन कांस्टेंट, और एक और नाम है इसका, क्या है, टॉर्जन हो गया, रिस्टोरिंग कांस्टेंट, रिस्टोरिंग कांस्टेंट। तो ये 4 नाम हैं इसके, और इस तरीके से आज की क्लास में हमने जो कंप्लीट किया है, कंट्रोल सिस्टम को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल, और इसमें हमने आगे चीज़ों को डिस्कस किया दोनों को अलग अलग। और
काफ़ी उसको डिटेल में देखा, उसके फॉर्मूले देखे, उसकी डिपेंडेंसी देखी है। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो जितने लोगों को समझ में आ गया वो वाई कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसकी जो भी वीडियो होगी मैं आपको भेज दूँगा और इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे।